This is 23 November session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss only four issues. The first issue is related to artificial intelligence. The second issue is related to India-US relationship. The third issue is related to uh, G20 role for poverty alleviation and addressing climate change. And the fourth issue is related to mpox. So let's discuss all the issues in detail. What is artificial intelligence? In this article, we will discuss about artificial intelligence and generative artificial intelligence. The future of artificial intelligence will not be secured by regulation alone. To ensure safe and trustworthy artificial intelligence for all, we must balance regulation with policies which promote high quality data as a public good. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर ओनली रेगुलेशन से सिक्योर नहीं किया सकता। अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ एंड ट्रस्ट वर्थी बनाना सभी के लिए, तो हमें रेगुलेशन और पॉलिसीज के बीच में बैलेंस करना होगा, सो दैट पब्लिक गुड के तौर पर हाई क्वालिटी डाटा को प्रमोट किया जा सके। दिस अप्रोच इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। रेगुलेशन एंड पॉलिसीज के बीच में बैलेंस को प्रोमोट करना होगा। ये अप्रोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी फोस्टर करने के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए क्रिएट करने के लिए, पब्लिक ट्रस्ट मेकिंग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। What is generative artificial intelligence? Generative artificial intelligence क्या है? Generative artificial intelligence is a deep learning models that can take a raw data and learn to generate statistically probable output. Generative artificial intelligence एक डीप लर्निंग मॉडल्स है जो कि रॉ डाटा को यूज करके उसको लर्न करके सिस्टमेटिकली प्रोबेबल आउटपुट जनरेट करता है। इट इज पावर्ड बाय लार्ज एआई मॉडल्स दैट can multitask and perform out of the box tasks including summarization, question and answers, classification and more. जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो लार्ज एआई मॉडल्स के द्वारा पावर किया जाता है। लार्ज एआई मॉडल्स जो होते हैं वो मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीटास्क के अंदर समराइजेशन डाटा का, क्वेश्चन एंड आंसर, डाटा का क्लासिफिकेशन, ये सब करने की कैपेसिटी लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के पास होती है और इन्हीं मॉडल्स के थ्रू जनरेटिव एआई पावर्ड किया जाता है। हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क? जनरेटिव एआई कैसे वर्क करता है? जनरेटिव एआई वर्क बाय यूजिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल टू लर्न द पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन अ डाटा सेट ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट। जनरेटिव एआई मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करता है और ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होती है ये ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट के डाटा सेट के पैटर्न को और रिलेशनशिप को लर्न करती है। लर्न करने के बाद जनरेटिव एआई इसी के बेस पर वर्क करता है। इट मीन जितनी भी जनरेटिव एआई होती है ये मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करती है। मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट डाटा सेट के पैटर्न को अंडरस्टैंड करके ये अपना आउटपुट जनरेट करती है। इट देन यूज द लर्न पैटर्न टू जनरेट न्यू कंटेंट। जनरेटिव एआई लर्न पैटर्न का यूज करके न्यू कंटेंट जनरेट करता है। What are deepfakes? Deepfakes are digital media, video, audio, and images edited and manipulated using artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जब डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस को एडिट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो इसे डीप फेक कहते हैं। सिंस दे इनकॉर्पोरेट हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन दे कैन पोटेंशियली बी यूज टू डैमेज रेपुटेशन एंड अंडरमाइन ट्रस्ट। डीप फेक जो होता है ये हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन इसमें इनकॉर्पोरेट होता है और इस वजह से किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, ट्रस्ट को अंडरमाइन करने की इसके पास कैपेसिटी होती है। इट मीन डीप फेक जो होते हैं ये हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन होता है और इसके थ्रू किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज किया सकता है, ट्रस्ट को अंडरमाइन किया सकता है। अबाउट द राइज ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई कैसे राइज हुआ? जनरेटिव एआई सिस्टम्स आर राइजिंग इन वर्ल्ड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू जनरेट ह्यूमन लाइक कंटेंट।
पूरे वर्ल्ड के अंदर जनरेटिव एआई सिस्टम्स इसलिए राइजिंग हो रहे हैं क्योंकि इसके पास ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट करने की एबिलिटी होती है। जनरेटिव एआई इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू डाटा रिलेटेड टू टेक्स्ट, इमेज और कोड। बिकॉज इसके पास टेक्स्ट, इमेज और कोड से रिलेटेड न्यू डाटा क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है, इस वजह से भी वर्ल्ड के अंदर ये राइज हो रहा है। Generative AI can be used for generating synthetic data, summarizing of data, simplifying complex queries, monitoring and reviewing different tasks, along with the creation of complex decisions. जनरेटिव एआई पूरा वर्ल्ड के अंदर आज इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि ये सिंथेटिक डाटा को जनरेट कर सकता है, डाटा को समराइज कर सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंपलीफाई करने की कैपेसिटी रखता है, डिफरेंट टास्क को मॉनिटर और रिव्यू कर सकता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन को क्रिएट कर सकता है। Its potential applications are likely revenue generation, blogging, and reach through efficient communication making of logo and imagery. जनरेटिव एआई का यूज आज पूरे वर्ल्ड के अंदर वेरियस एप्लीकेशंस के तौर पर इंक्रीज हो रहा है, सच एज रेवेन्यू जनरेशन के लिए आज इसका यूज किया जा रहा है, ब्लॉगिंग के लिए यूज किया जा रहा है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन के थ्रू लोगो मेकिंग करने के लिए, इमेजनरी मेकिंग करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। Generative AI is driven by advancement in large language models (LLMs) such as ChatGPT, which have capability to generate new data related to text, image और code. Generative AI आज के डेट में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के द्वारा एडवांसमेंट हो रहे हैं, बिकॉज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है और इसी के बेस पर जनरेटिव एआई वर्क करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल सच एज चैट जीपीटी, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और चैट जीपीटी के अंदर न्यू डाटा जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, टेक्स्ट रिलेटेड, इमेज रिलेटेड और कोड रिलेटेड न्यू डाटा ये जनरेट कर सकता है। तो इस तरह की लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेस पर जनरेटिव एआई ड्राइव किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अलोन could contribute trillions of dollars annually to the global economy. लार्ज लैंग्वेज मॉडल आज पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स एनुअली कंट्रीब्यूशन इसका है। रिस्क विद जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई की वजह से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से रिस्क रेज हो रहे हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी एंड मिसयूज, नंबर 2 एथिकल कंसर्न, नंबर 3 रेगुलेटरी चैलेंज, नंबर 4 कंपटीशन कंसर्न, नंबर नेक्स्ट चैलेंज टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, नंबर 5 generative AI output have led to legal conflict globally, number 6 blur distinction. Security and misuse, generative AI models can be misused for disinformation campaign, deep fake and text or voice cloning. generative AI models का यूज इंफॉर्मेशन कैंपेन के तौर पर इसका मिसयूज किया जा सकता है, डीप फेक के लिए यूज किया जा रहा है, टेक्स्ट और वॉइस की क्लोनिंग के लिए आज इसका यूज किया जा रहा है। जनरेटिव एआई कोड प्रोपेगेट मिस इन्फॉर्मेशन, ये मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोपेगेट करने में अपना रोल प्ले कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ रिस्क है। जनरेटिव एआई सोफिस्टिकेशन कैन लीड टू नोवल अटैक एंड डाटा ब्रीचेज। जनरेटिव एआई जिस तरह से आज सोफिस्टिकेट हो रहे हैं, इसकी वजह से नोवल अटैक को प्रमोट किया जा रहा है और डाटा ब्रीचिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नंबर 2 एथिकल कंसर्न, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, पर्सनल डाटा प्राइवेसी इज क्रिटिकल कंसर्न। पर्सनल डाटा प्राइवेसी आज क्रिटिकल कंसर्न बन चुका है। बैलेंसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल विद प्राइवेसी राइट्स रिमेन अ क्रिटिकल कंसर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है उसको प्राइवेसी राइट्स के साथ बैलेंसिंग करना आज एक क्रिटिकल कंसर्न है। नंबर 3 रेगुलेटरी चैलेंज, लैक ऑफ jurisprudence, द लीगल फ्रेमवर्क अराउंड जनरेटिव एआई रिमेन अनक्लियर डिमांडिंग कम्प्रीहेंसिव री-इवैल्यूएशन। जनरेटिव एआई से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क अभी तक अनक्लियर है, जो कि कम्प्रीहेंसिव री एवेल्यूशन की डिमांड कर रहा है। इट मीन जनरेटिव एआई के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए कम्प्रीहेंसिव लेवल पर एवेल्यूशन की जरूरत है और उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करने की नीड है। द लीगल फ्रेमवर्क अराउंड जनरेटिव एआई इज स्टिल इवॉल्विंग, अ कम्प्रीहेंसिव री एवेल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिटल jurisprudence is necessary to address the challenge posed by generative AI. जनरेटिव एआई से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क अभी इवॉल्विंग फेज में है और करंट में जो एग्जिस्टिंग डिजिटल jurisprudence हैं उनका री एवेल्यूशन, कम्प्रीहेंसिव री एवेल्यूशन बहुत ज़रूरी है, सो दैट जनरेटिव एआई के द्वारा पोस्ट किए जाने वाले चैलेंज के साथ एड्रेस किया जा सके। नंबर 4 कंपटीशन कंसर्न, इफ अ फ्यू कंपनीज कंट्रोल एसेंशियल डाटा फॉर जनरेटिव एआई दे कुड डिस्टॉर्ट कंपटीशन इन जनरेटिव एआई मार्केट।
अगर जनरेटिव एआई से रिलेटेड डाटा पर कुछ ही कंपनीज का कंट्रोल होगा तो इसकी वजह से जनरेटिव एआई मार्केट के कंपटीशन कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। Number next, challenge to existing legal framework. The rapid evolution of generative AI poses a challenge to existing legal framework and judicial precedent designed for a pre-AI world. जनरेटिव एआई जिस तरह से रैपिड तरीके से इवॉल्व कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज पोज कर रहा है। नंबर 5, जनरेटिव एआई आउटपुट्स हैव लीड टू लीगल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली। जनरेटिव एआई की वजह से लीगल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली काफ़ी लीड हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। इंफॉर्मेशन एंड आईटी एक्ट 2000 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर, आईटी एक्ट 2000 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर का लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और लीगल रिकॉग्निशन जब प्रोवाइड कराया गया है तो इसके साथ जनरेटिव एआई का यूज करके मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली रेज हो सकते हैं। नंबर 6 ब्लर डिस्टिंक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन यूजर जनरेटेड एंड प्लेटफॉर्म जनरेटेड कंटेंट, कॉम्प्लिकेटिंग लायबिलिटी। डिस्टिंक्शन बहुत ब्लर है। जो भी कंटेंट क्रिएट किया गया है ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये यूजर जनरेटेड कंटेंट है, प्लेटफॉर्म जनरेटेड कंटेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर जनरेट हो सकती हैं। In this article, we will discuss about India-US relations. The US Department of Justice charged Gautam Adani, his nephew Sagar Adani, and others with bribery for alleged offering 2,029 crore bribes to Indian government officials for securing lucrative solar energy supply contract with state electricity distribution companies. US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी एंड हिज नेफ्यू सागर अडानी के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस इम्पोज किए हैं। और ये जो एलिगेशंस इम्पोज किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि 2029 करोड़ का ब्राइब्स इन्होंने लुक्रेटिव सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट गेट करने के लिए इंडियन अथॉरिटीज़ को यहाँ पर ये ब्राइब्स दिए हैं सो दैट अमेरिका के अंदर कुछ सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट गेन किया जा सके। इंडिया यूएस रिलेशनशिप में भी अफेक्टेड ड्यू टू दिस। इस वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो सकते हैं। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन। इंडिया और यूएस के रिलेशंस किस तरह से इवॉल्व हुए। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद द पाकिस्तान। कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग इंडिया जहाँ नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, वहीं यूएस जो था उसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी स्ट्रोंगर टाइज थे। इट मीन्स कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग दोनों के जो अप्रोच थे वो काफ़ी हद तक डिफरेंट थे। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद इंडिया और यूएस दोनों के क्लोज डिप्लोमेटिक टाइज बिल्ड होते हैं। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। यूएस और इंडिया दोनों के बीच में 2005 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। और 2005 के बाद यहाँ पर ये एक मेजर माइलस्टोन था दोनों कंट्रीज के बीच के पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट लेमोआ, कोमकासा, बेका, जिसोमिया, ये कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में हुए। 2005 के बाद इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस किस तरह से आगे बढ़े, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 डिफेंस कोलैबोरेशन, नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, नंबर 4 कल्चरल एक्सचेंज, नंबर 5 क्लाइमेट कोऑपरेशन, नंबर 6 क्वाड अलायंस। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज एनहांस investment and bilateral trade which lead to job creation and economic development in both nations। इंडिया और यूएस के रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक टाइज जितना स्ट्रॉन्ग होगा दोनों कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड उतना ही ज़्यादा एनहांस होगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के अंदर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट होगा।
यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। करंट में यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। नंबर टू, डिफेंस कोलेबोरेशन। सम स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट लाइक द लेमोआ एंड कोमकासा फैसिलिटेड इंटरऑपरेबिलिटी एंड डीपर मिलिट्री कॉपरेशन। फॉर एग्जांपल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुए सच एज लेमोआ एंड कोमकासा। लेमोआ और कोमकासा की वजह से दोनों कंट्रीज के मिलिट्री कॉपरेशन काफ़ी डीपर हुए हैं। फॉर एग्जांपल युद्ध अभ्यास ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज के बीच में। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विल एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया और यूएस के बीच में अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में कोलैबोरेशन होता है तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी एनहांस हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आई कैट, ये एक एग्जांपल है। नंबर फोर, कल्चरल एक्सचेंज। अ वाइब्रेंट डियास्पोरा एंड एजुकेशनल exchange enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of the country. A vibrant diaspora and educational exchange जो दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहा है, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के कल्चरल टाइज काफ़ी एनरिच हो रहे हैं और दोनों कंट्रीज की डिफरेंट सोसाइटीज़ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो रही है। फॉर एग्जांपल ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन यूएस। यूएस के अंदर इंडिया के अबाउट 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। Number five, climate cooperation. Joint effort in addressing climate change will strengthen global environmental governance and sustainable development initiatives. इंडिया और अमेरिका के बीच में जितने भी जॉइंट कॉपरेशन है, जॉइंट एफर्ट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए किए जा रहे हैं, ये ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल एनवायरनमेंट गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करेगा और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी इससे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द यूएस एंड इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। यूएस और इंडिया ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के साथ कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। नंबर सिक्स, क्वाड अलायंस। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड एनहांस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एड्रेसिंग चैलेंज इन द इंडो पैसिफिक। क्वाड की वजह से रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दोनों कंट्री में प्रमोट किया जा सकता है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है और दोनों ही कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में जो चैलेंज है उनको एड्रेस बेटर तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द क्वाड्स इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्वाड का ही इनिशिएटिव था कि कोविड के ड्यूरिंग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर बैलेंस किया गया और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वाड कंट्रीज हमेशा कलेक्टिवली अपना इनिशिएटिव लेते हैं और वर्क करते हैं। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस। इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस रिलेशंस 2005 से लेकर 2023 तक क्या रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर एंड सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटेड 2005 से पहले के कुछ यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर हम 2005 के बाद इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस किस तरह से बूस्ट हुए उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2005 strategic dialogue were initiated which lead to deeper engagement between US and India। 2005 में कुछ स्ट्रेटेजिक डायलॉग इंडिया और यूएस के बीच में इनिशिएट किए गए थे जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के बीच में एंगेजमेंट काफ़ी डीपर हुए। 2016 द यूनाइटेड स्टेट्स डेजिग्नेटेड इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर एनहांसिंग एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड कोलैबोरेशन। 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेटेड किया जिसकी वजह से इंडिया के लिए टेक्नोलॉजीज एंड कोलैबोरेशन को एडवांस करने के लिए एक्सेस अनाउंस हुआ। 2016 से 18 the US and India signed several important agreements between 2016 and 2018। इंडिया और यूएस ने 2016 और 18 के बीच में सेवरल important agreements किए such as number one, LEMO। LEMO means Logistic Exchange Memorandum of Agreement। It facilitated mutual logistic support between both countries। LEMO के थ्रू इंडिया और अमेरिका दोनों कंट्रीज के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट को फैसिलिटेट इजीली किया गया। नंबर टू, COMCASA Communication Compatibility and Security Agreement facilitated security communication between US and Indian militaries for interoperability। COMCASA के थ्रू इंडियन मिलिट्री और यूएस मिलिट्री के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट किया जा सकता है। बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस मिलिट्री प्रिसिजन एंड नेविगेशन।
बेका का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो अ, दोनों कंट्रीज की मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन को एनहांस करने के लिए जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए बेका अलाउ करता है। नंबर 4 जी सोमिया जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जी सोमिया प्रोटेक्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो फॉस्टरिंग इंटेलिजेंस कोलेबोरेशन। दोनों कंट्रीज के मिलिट्री के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है उसको प्रोटेक्ट करने का काम जी सोमिया करता है। साथ में इंटेलिजेंस कोलेबोरेशन को फोस्टर करने के लिए भी जी सोमिया दोनों कंट्रीज के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 2018 for easier access to US military technology, India received strategic trade authoritarian Tier 1 status in 2018। यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक इजीली एक्सेस करने के लिए इंडिया को 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस दिया गया। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश टू डीपन स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। इंडिया और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को डीपन करने के लिए 2+2 मिनिस्टर डायलॉग भी इस्टेब्लिश 2018 में किए गए। 2019 in 2019 first trial service exercise Tiger Tramp and signing of the Industrial Security Annex for US companies in Indian defense production। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स यूएस कंपनीज के लिए साइन किया गया। 2020 Initiative on Critical and Emerging Technology (ICAT) to drive collaboration in artificial intelligence, quantum computing, and cyber security was launched in 2020। 2020 में Initiative on Critical and Emerging Technology, it means ICAT, लॉन्च किया गया सो दैट इंडिया और यूएस दोनों कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए कोलैबोरेशन को ड्राइव कर सकें। आईकैट 2020 में लॉन्च किया गया था। 2021 मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट मिस्टा वॉज एस्टेब्लिश इन 2021 टू इम्प्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच में 2021 में मिस्टा एस्टेब्लिश किया गया था। 2021-22 प्रोग्रेस इन मेजर इक्विपमेंट डील्स इंक्लूडिंग F414 फाइटर जेट इंजन एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। 2021 और 22 में इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ मेजर इक्विपमेंट डील साइन किए गए सच एज F414 फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए थे दोनों कंट्रीज के बीच में। 2023 इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम Indus X under ICAT was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors, and research institutions। India-US Defense Acceleration Ecosystem Indus X दोनों कंट्रीज के डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए 2023 में आई कैट के अंदर इंडस एक्स लॉन्च किया गया था। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशंस हैं कुछ चैलेंज हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशन के सामने। नंबर 1 ट्रेड इम्बैलेंस, नंबर 2 डाटा प्राइवेसी कंसर्न, नंबर 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, नंबर 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वीजा रेस्ट्रिक्शंस, जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस। नंबर 1 चैलेंज ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस कॉज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में फ्रिक्शंस जनरेट होते हैं और इस फ्रिक्शन की वजह से एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक अफेक्टेड होता है। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव लेड टू ट्रेड डिस्प्यूट। इंडिया ने वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, इससे रिलेटेड यूएस के कुछ कंसर्न है और इस कंसर्न की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स रेज होते हैं। नंबर 2 डाटा प्राइवेसी कंसर्न, बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोच टू डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज का डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा से रिलेटेड जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो वाइल इंडिया एम्फसाइज डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए जबकि इंडिया चाहता है कि प्राइवेसी को मेंटेन किया जाना चाहिए। नंबर 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। सो डिफेंस कोलैबोरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन तब स्लो हो जाते हैं जब यूएस और इंडिया के बीच में डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं। फॉर एग्जांपल द डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रीडेटर ड्रोन डील। इंडिया और यूएस के बीच में प्रीडेटर ड्रोन डील को फाइनलाइज अभी तक नहीं किया गया है। इसमें कुछ
ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है और कुछ डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड इशूज है। नंबर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल्स इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट है और इन डिसएग्रीमेंट की वजह से ट्रेड नेगोशिएशंस दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं। नंबर 5, वीजा रेस्ट्रिक्शंस। Instead, US visa regulations, particularly for H-1B visas, limit Indian IT professionals' mobility who affect the tech industry. Because US वीजा regulations काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली H-1B वीजा। इसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी लिमिट हो रही है और इससे इंडिया के टेक इंडस्ट्री काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रही है। नंबर 6, जियो पॉलिटिकल डिफरेंस। डाइवर्जिंग व्यूज ऑफ बोथ कंट्रीज ऑन ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैलेंज बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज के व्यूज ईरान, रसिया एंड अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफ़ी डाइवर्ज, जिसकी वजह से बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कई बार दोनों कंट्रीज के बीच में चैलेंज शो करते हैं। What are various initiatives taken by G20 to eliminate poverty and to address climate change? In this article, we will also discuss about G20 summit in Brazil. Recently, G20 hosted by Brazil was the third host country of the Global South after Indonesia in 2022 and India in 2023. ग्लोबल साउथ से G20 को होस्ट करने वाला ब्राज़ील थर्ड कंट्री है। रिसेंटली ब्राज़ील के अंदर G20 समिट चल रहा है। 2022 में इंडोनेशिया ने G20 को होस्ट किया था, जबकि 2023 में इंडिया ने G20 को होस्ट किया था। ऑल थ्री कंट्रीज आर बिलोंग टू ग्लोबल साउथ। द नेक्स्ट G20 विल बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट G20 समिट जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। The Brazil summit was expected to focus on solutions for the poor emerging economies. However, its timing diluted the cause and diffused the focus given the other issues the world confronts. 2024 का जो ब्राज़ील समिट हुआ है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि पुअर एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इश्यूज को फोकस किया जाएगा। बट इसका जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग ने इसके ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया है। बिकॉज करंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उन इश्यूज की वजह से G20 के मेन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस नहीं किया जा सका। करंट में रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड सो मैनी अदर इश्यूज पर सभी समिट का फोकस है। इस वजह से G20 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस नहीं किया जा सका। Key leaders including India's Prime Minister, US President Joe Biden and China's Xi Jinping are participating in a discussion on trade, climate change and international security. G20 का जो समिट ब्राज़ील के अंदर हुआ है, इसमें वर्ल्ड के कुछ बिगेस्ट लीडर सच एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, US प्रेसिडेंट जो बाइडन, चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग, इन्होंने G20 समिट को पार्टिसिपेट किया एंड ट्रेड रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। PM also addressed the opening session of the G20 summit on social inclusion and fight against hunger and poverty. G20 समिट का ओपनिंग सेशन इंडियन PM ने एड्रेस किया। सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी इसका टाइटल था। About G20. G20 is a group of finance ministers and central bank governors from 19 countries and European Union. G20 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन, इन सभी के कंप्राइज से यहाँ पर ये G20 इस्टेब्लिश किया गया है। G20 was established in 1999. 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। In 2008, it was elevated to a forum of heads of state governments and to effectively respond to the global financial crisis of 2008. 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको इफेक्टिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए G20 को एक फोरम के तौर पर, फोरम ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के हेड इसमें अब मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2008 के बाद ऐसा हुआ बिकॉज 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ऐसा इस वजह से किया गया। उससे पहले मेनली फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का ही इसमें मीटिंग किया जाता था। It is not a legislative body, its agreement and decisions have no legal impact.
ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, इसके जितने भी एग्रीमेंट एंड डिसीजंस होते हैं उसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है। मेंबर कंट्रीज ऑफ G20, G20 के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, मेक्सिको, रसिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएस. Some special invitees, guest nations and organizations also participate in G20 summit such as United Nations and World Bank. G20 समिट में कुछ गेस्ट नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है, सच एज यूनाइटेड नेशंस पार्टिसिपेट कर सकता है, वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नंबर 2 ग्लोबल कोलैबोरेशन, नंबर 3 प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नंबर 3 क्राइसिस मैनेजमेंट, नंबर 5 इंक्लूजन। Economic stability. G20 aims to foster global economic growth and financial stability. ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फोस्टर करने में अपना रोल प्ले करता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन एम्स टू स्ट्रेंथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन से रिलेटेड मल्टी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने में अपना रोल प्ले करता है। G20 aims to promote policies addressing climate change, equitable development. क्लाइमेट चेंज एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिसीज को प्रमोट करता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। वर्ल्ड के अंदर अगर हेल्थ या फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स G20 के द्वारा शो किए जाते हैं। नंबर 5 इंक्लूसिविटी, रिप्रेजेंट वॉइसेस ऑफ बोथ इमर्जिंग एंड एडवांस इकोनॉमीज इंक्लूडिंग द ग्लोबल साउथ। इमर्जिंग एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज दोनों की वॉइस को G20 रिप्रेजेंट करता है। व्हाट आर अचीवमेंट ऑफ G20 के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर 1 फाइनेंशियल क्राइसिस मिटिगेशन इन 2008, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बाय द G20 टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, प्रिवेंटिंग डीपर रिसेशन। 2008 में डीपर रिसेशन की प्रॉब्लम फेस की गई थी। इट मीन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली लेवल पर शो किया गया था। उस टाइम पर डीपर रिसेशन से पूरे वर्ल्ड को G20 ने प्रिवेंट किया था। नंबर 2 पेरिस एग्रीमेंट सपोर्ट 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसको फुल्ली इसने सपोर्ट किया था। G20 प्लेड अ की रोल इन फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉन्सेंसस ऑन क्लाइमेट चेंज गोल। क्लाइमेट चेंज गोल को क्लाइमेट चेंज गोल से रिलेटेड कॉन्सेंसस, इंटरनेशनल कॉन्सेंसस फोस्टर करने में G20 का बहुत बड़ा रोल रहा है। Debt relief for developing nations in 2020. During the pandemic, G20 launched the Debt Service Suspension Initiative (DSSI) to aid vulnerable countries. कोविड के ड्यूरिंग वल्नरेबल कंट्रीज की एड करने के लिए G20 ऑर्गेनाइजेशन ने DSSI लॉन्च किया था सो दैट पुअर कंट्रीज की हेल्प की जा सके। हेल्प इन कोविड-19 पैंडेमिक, ड्यूरिंग कोविड-19 G20 फैसिलिटेटेड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक रिकवरी प्लान थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। G20 ने ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए और इकोनॉमिक रिकवरी पूरे वर्ल्ड में किस तरह से की जाए कोविड के ड्यूरिंग G20 ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए थे। In March 2020, G20 leaders pledged to inject $5 trillion into the global economy to reduce the economic impact of COVID pandemic. कोविड पैंडेमिक के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए मार्च 2020 में G20 लीडर्स ने ये प्लीज किया कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन का इंजेक्ट करेंगे। नंबर 5 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2023, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी फोकस्ड ऑन फॉस्टरिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिज द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। 2023 में G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया ने किया था और इंडिया का जो मेन फोकस रहा था G20 प्रेसिडेंसी 2023 का वो ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फोस्टर किस तरह से किया जाए इस पर इंडिया का फोकस रहा था। डिक्लेयर्ड गोल फॉर द रिसेंट G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। रिसेंटली रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर G20 समिट हुआ है। वहाँ क्या क्या इसके डिक्लेयर्ड गोल रहे हैं? Tackling global hunger and poverty and promoting climate justice were declared goal for the recent G20 summit in Rio de Janeiro.
रिसेंटली रियो डी जेनेरियो का जो समिट हुआ है उसमें ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी को किस तरह से टेकलिंग किया जाए, क्लाइमेट जस्टिस को किस तरह से प्रमोट किया जाए, ये कुछ डिक्लेयर्ड गोल रहे हैं। Brazilian president urged to gather nations to implement policies such as taxing the super rich using a 2% wealth tax on the world's wealthiest to generate more than 200 billion revenue. ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने ऑल गैदर्ड नेशन से रिक्वेस्ट किया कि एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया जाना चाहिए। वर्ल्ड के सुपर रिच लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स इम्पोज किया जाना चाहिए सो दैट $200 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और इस रेवेन्यू का यूज ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी को टैकल करने के लिए किया जा सके। द ब्राजील समिट वाज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस फॉर द पुअर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ब्राजील समिट जो अभी हुआ है G20 का, इसका जो मेन फोकस था वो पुअरर इमर्जिंग इकोनॉमीज की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए, इससे रिलेटेड ये मेन समिट था। What is mpox, which is also known as monkeypox? How is it transmitted? Why news? The mpox outbreak continues to represent a public health emergency, the World Health Organization said on November 22, 2024। नवंबर 2022-24 को WHO ने कहा है कि एमपॉक्स आउटब्रेक कंटिन्यू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर इसको ट्रीट किया जाए। इट मीन्स अभी भी ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। The WHO first declared the emergency in August. Then, an outbreak of a new form of mpox spread from the badly hit Democratic Republic of Congo to neighboring countries. अगस्त मंथ में WHO ने इससे पहले इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया था और ये उस टाइम पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और नेबरिंग कंट्रीज में एमपॉक्स का आउटब्रेक हुआ था। The level of public health emergency of international concern is the WHO's highest form of alert and was also applied to a global outbreak of a different form of mpox in 2022-23। 2023 और 22 में जो एमपॉक्स के डिफरेंट फॉर्म का एक आउटब्रेक हुआ था उसके लिए भी एमपॉक्स से रिलेटेड WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये जो लेवल होता है WHO का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलर्ट होता है। व्हाट इज एमपॉक्स? एमपॉक्स और मंकीपॉक्स इज अ रेयर जूनोटिक डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन caused by monkeypox virus which belong to the orthopox virus genus in the poxviviridae family। एमपॉक्स और मंकीपॉक्स एक रेयर जूनोटिक डिसीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होता है। मंकीपॉक्स वायरस की वजह से ये डिसीज हो सकता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है, स्पेशली पॉक्सविविराइड फैमिली से बिलोंग करता है। अदर डिसीज कॉज्ड बाय वायरस फ्रॉम दिस फैमिली इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स, वैक्सीनिया एंड मोर। कुछ और भी डिसीज इस वायरस की वजह से हो सकते हैं जैसे काउपॉक्स हो सकता है, वैक्सीनिया, स्मॉल पॉक्स हो सकता है। Mpox virus is transmitted to human through physical contact with someone infected with contaminated material or with infected animals। Mpox वायरस ह्यूमन के अंदर थ्रू द फिजिकल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिट हो सकता है, स्पेशली जब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट होता है या कॉन्टामिनेटेड मैटेरियल के साथ कॉन्टैक्ट होता है या फिर किसी इन्फेक्टेड एनिमल के साथ कॉन्टैक्ट होता है किसी ह्यूमन का, तो उस टाइम पर एमपॉक्स वायरस ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। Currently, two clades or genetic groups of mpox exist: clade 1, which is mostly found in Central and East Africa, and clade 2, which is linked to more cases in West Africa। करंटली एमपॉक्स वायरस के टू क्लेड हैं। क्लेड 1 जो कि सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका के अंदर प्रिवेल है, क्लेड 2 जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर प्रिवेल है। 2022 का जो आउटब्रेक हुआ था वो क्लेड 1 की वजह से हुआ था। एमपॉक्स वायरस was first discovered in Denmark in 1958 in monkeys kept for research, and the first report human case of mpox was reported in the 9-month-old boy in the Democratic Republic of Congo in 1970। फर्स्ट टाइम 1958 में डेनमार्क के अंदर एमपॉक्स वायरस डिस्कवर किया गया था। स्पेशली एक मंकी को रिसर्च के लिए रखा गया था, उस मंकी के अंदर फर्स्ट टाइम 1958 में एमपॉक्स वायरस डिस्कवर किया गया था।
ह्यूमन के अंदर फर्स्ट केस जो रिपोर्ट किया गया था एमपॉक्स वायरस का, वो एक 9 मंथ ओल्ड बॉय के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कंट्री के अंदर 1970 में यहाँ पर वायरस आइडेंटिफाई किया गया था। द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ एमपॉक्स रिमेन अननोन बट स्मॉल मम्मल्स लाइक स्क्विरल्स एंड मंकीज आर बिलीव टू बी कैरियर्स। एग्जैक्ट सोर्स एमपॉक्स का अभी अननोन है, बट स्क्विरल्स एंड मंकीज को कैरियर के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है कि ये वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। द WHO decided to change the name of monkeypox to mpox in November 2022 following racist insinuations toward some communities following the outbreak carrier that year. 2022 में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का एमपॉक्स नेम से रीनेम कर दिया, बिकॉज यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज को ऑब्जेक्शन था, इस वजह से इसका रीनेम करना पड़ा। सिम्टम्स, एमपॉक्स वायरस इन ह्यूमन क्रिएट्स एज रैशेस ऑन बॉडी के ऊपर अगर रैशेस क्रिएट हो रहे हैं तो पॉसिबल है कि एमपॉक्स वायरस ने इन्फेक्ट किया है पर्सन को। अदर सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, मसल एचेज, बैक पेन, लो एनर्जी एंड सोलन लाइम्फ नोड्स। सिम्टम्स टिपिकली 2 to 4 वीक्स तक रहते हैं। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन जो होते हैं उन्हें इस वायरस से ग्रेटर रिस्क है। द करंट आउटब्रेक, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन August 12, 2024, there is an ongoing multi-country outbreak of mpox. अगस्त 12, 2024 को जब WHO की रिपोर्ट आई थी, तब तक ये एक मल्टी कंट्री आउटब्रेक के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम नेशनल अथॉरिटीज, 99,176 केसेस ऑफ mpox वर confirmed between January 1, 2022 and June 30, 2024 and 208 people died. करंट की अगर बात की जाए तो अबाउट 1 लाख से ज़्यादा एमपॉक्स के टोटल केसेस आ चुके होंगे, क्योंकि जो डाटा है ये अगस्त मंथ तक का है, और अबाउट 300-400 से ज़्यादा पीपल अब तक डाइड हो चुके होंगे। द आउटब्रेक है अफेक्टेड 116 कंट्री एंड इट इज वॉच्ड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड नेबरिंग कंट्रीज। सबसे ज़्यादा एमपॉक्स वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड नेबरिंग कंट्रीज के अंदर है। ओवरऑल 116 कंट्रीज के अंदर एमपॉक्स वायरस का इफेक्ट देखा जा सकता है। ये डाटा है इससे रिलेटेड कि किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रिवेल है एमपॉक्स वायरस। बिटवीन जुलाई एंड अगस्त 2024 4 न्यू कंट्रीज इन ईस्टर्न अफ्रीका, बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एमपॉक्स वायरस स्प्रेड हो रहा है। The WHO has registered the global mpox outbreak to an acute grade 3 emergency, which is the highest on the list. WHO ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। ग्रेड 3 इमरजेंसी जो होती है, अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इस वायरस से रिलेटेड WHO को कुछ मैक्सिमम लेवल के रिस्पॉन्स या फिर एक्शंस लेने होंगे। व्हाट इज ट्रीटमेंट? करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एमपॉक्स। एमपॉक्स का करंट में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। WHO recommend supportive care for such as medication for pain or fever for people who need it, but symptoms usually go away on their own. WHO ने कुछ सपोर्टिव केयर यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, सच एज मेडिकेशन फॉर पेन और फीवर अगर फीवर या पेन होता है तो उस केस में मेडिकेशन की नीड होगी और मेडिकेशन इमीडिएट ले लेना चाहिए पीपल को। सिम्टम्स की बात की जाए तो यूजुअली सिम्टम्स अपने आप गो अवे हो जाते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम एमपॉक्स आर एडवाइज टू स्टे हाइड्रेटेड रहना होगा, ईट वेल, गेट एनफ स्लीप, अवॉइड स्क्रैचिंग दियर स्किन, टेक केयर ऑफ दियर रेसेस बाय क्लीनिंग दियर हैंड बिफोर एंड आफ्टर टचिंग लेजन्स एंड कीप स्किन ड्राई एंड अनकवर्ड। किसी को अगर एमपॉक्स वायरस इन्फेक्ट कर देता है तो उसके लिए ये कुछ WHO के रिकमेंडेशंस हैं